नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर कॉलीग सुमित अवस्थी मौजूद हैं। और आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल को लेकर। ये बिल दोनों संसद से पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस वक्फ का जो नया कानून है उसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति है। सरकार का कुछ और कहना है, जो मुस्लिम संगठन है उनके तमाम एतराज हैं। तो आज हम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये वक्फ क्या होता है, जो केंद्र सरकार जो ये नया कानून लेकर आई है उसमें क्या उन्होंने प्रावधान किए हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो सबसे पहले सुमित जी का कमेंट लेते हैं कि ये बताइए कि अब तो पास हो गया दोनों हाउसेस से, तो अब आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ? देखिए, बड़ी शानदार बहस हुई दोनों सदनों में। इस वर्तमान लोकसभा की मेरे ख्याल से बीते एक साल की सबसे अच्छे 2 दिन रहे संसदीय कामकाज के हिसाब से। अगर देखा जाए, डिबेट हुई, अच्छी हुई, दोनों ने अपने तर्क रखे, शालीनता के साथ वोटिंग हुई और लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा एक मुजाहिरा नहीं हो सकता था जो संसदीय बहस का होता है। ये तो मैं प्रोसेस की बात कर, प्रणाली की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक वक्फ बिल का संशोधन जो लाई है सरकार और जो कि अब पास हो जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में अभी भी मेरे मन में डाउट है। हो सकता है कि सरकार जब इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो अच्छे से करे। जो 2-4-5 लोगों से बात की, जो समझदार लोग हैं, जो कानून को जानते हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके मन में भी शंकाएं लगी मुझे। जैसे एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उसमें क्लॉज रखा हुआ है कि 5 साल तक आपको इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? कैसे आपको पता लगेगा कि मैंने 5 साल तक फॉलो किया या नहीं किया? या मान लीजिए कि मैं सुमित अवस्थी से शादाब सिद्दीकी बन जाता हूँ, लेकिन मैं नाम तो चेंज कर लिया, लेकिन मैं नाम ही चेंज किया है, पर मैंने बाकी काम नहीं किए। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं आई डोंट नो, मतलब कोई आदमी फ्रॉड करना चाहे, धोखा देना चाहे तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे? इसकी नियम कायदे क्या होंगे? ये एक तो मैं समझ में नहीं आया कि आप कैसे ये तय करेंगे कि ये आदमी ने लगातार, क्योंकि आप एक-एक के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते ना, एक-एक के पीछे कैमरा नहीं लगा सकते। सुमित जी, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे सरकार ये कह रही है कि पहले क्या था कि वक्फ बिल में आप कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता था। जैसे इसके वक्फ का मतलब दान कर सकता था। देखिए, जैसे पंजाब में बहुत से इसके उदाहरण हैं कि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने वहाँ कब्रिस्तान के लिए जमीनें वक्फ कर दी, किसी सिख कम्युनिटी के आदमी की है, लेकिन वो देख रहा है कि हमारे गाँव में कब्रिस्तान, बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं लेकिन इनके पास कब्रिस्तान नहीं है, वो जमींदार हैं, तो उन्होंने दान कर दी। लेकिन अब क्या है कि जो सरकार का जो ये नया संशोधन है, अब वो कह रहे हैं कि आप 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होइए, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग जो जमीनें दान कर देते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो इस्लाम में आए, फिर 5 साल प्रैक्टिसिंग हो, तो कौन आदमी हिचकिचाएगा कि आप मुझे मेरा मजहब छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ दान देने के लिए। अब मैं अपनी मर्जी से दान दे रहा हूँ, अपनी इच्छा से दान दे रहा हूँ। तो एक ये पॉइंट आपने उठाया। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है ना, जो जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, अब मुझे नहीं पता कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी इस बात का विरोध कर रही है। अगर इसमें गैर इस्लामिक लोग आ रहे हैं, जैसा कि बोर्ड में कहा गया कि गैर इस्लामिक लोग भी रहेंगे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। एक देश में जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, सालों साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, तो अगर एक दूसरे के बोर्ड में हम आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शर्त यह है कि कल से जो हिंदुओं के ट्रस्ट बनेंगे उसमें मुस्लिम भी हों, सिख भी हों। सिखों के जो ट्रस्ट बने, सिखों के जो बोर्ड बने, उसमें दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक लोग हों, हिंदू के सनातनी को मानने वाले लोग हों। मैं कह रहे हैं कि हर जगह पर ये मिक्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं वो और लोगों को पता लगेगी, है ना? मेरा ये मानना है। तो ये वेलकम स्टेप के तौर पर देखता हूं मैं। एक सुमित जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर हैं उसको ये सही ठहरा रहे हैं कि भाई, लेकिन बाकी जगहों पे भी ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। जो हिंदू के जो मंदिर हैं या जो उस तरह के ट्रस्ट हैं उसमें दूसरे धर्म के लोग भी आए। एक दर्शकों को बता देते हैं कि आज का एक डेवलपमेंट भी है कि कांग्रेस सांसद है मोहम्मद जावेद किशनगंज से, उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड भी है। जयराम रमेश जो मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट जाएगी और वो कोर्ट चले गए। तो आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा था परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इलियास साहब ने, एसक्यूआर इलियास ने, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये पास होगा तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको लगता है कि कई सारे कोर्ट जाने से कुछ इस पे असर पड़ेगा? सरकार ने जो पास कराया है बिल, देखो, हम पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इस पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं कि बिल जो है वो मुसलमानों का है, इस्लाम धर्म के मानने वालों का है, बेचैनी हिंदुओं में है। पूरे देश के हिंदू डिस्कस कर रहे हैं कि वक्फ क्या होता है, वक्फ को क्यों जरूरी है, वक्फ में क्या बदलाव होने चाहिए। तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग या 110 करोड़ लोग मुसलमानों के नियम कायदे क्या होने चाहिए, उनमें ये चर्चा चल रही है। मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है, जितना आप बता रहे हैं उतना ही मुझे समझ में आ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ शब्द जो है वो अरबी भाषा के वकूफा से बना है। यानी वकूफा मतलब ये होता है कि आप अपनी संपत्ति सामाजिक कामों के लिए दान कर दे, तो वो वक्फ कहलाता है। यानी वकूफा से स्टार्ट हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत अरब में हुई। वहां पे 500 खजूरों का एक बागान था, जो कि मोहम्मद साहब के वक्त में जो इस्लाम लेकर आए दुनिया में, उन्होंने उस बागान को दान किया था उनके अनुयायियों ने, और कहा था कि इससे जो आमदनी होगी वहां पे गांव की देखभाल होगी। तो उससे वो जो है वकूफा का इस्तेमाल हुआ, और उससे जो है फिर ये वक्फ हुआ। देखिए, वक्फ क्या है कि आप अपनी संपत्ति भी दान कर सकते हैं, आप अपनी जेवर, प्रॉपर्टी, गाड़ी और मकान या कैश पैसा ये भी दान कर सकते हैं। बहुत से लोग देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, मेरे मन में जो सवाल आया वो ये कि दान देने को वक्फ कहते हैं, हाँ। पर ये क्यों कहा जाता है कि वक्फ किसी भी चीज पे कब्जा कर सकता है? वक्फ बोर्ड ने लाखों एकड़ जमीन सरकार हिंदुस्तान में कब्जा कर रखी है, तो क्या ये मतलब आप आए कि आप वक्फ बोर्ड हैं, मेरे घर में घुसे और कहीं कल से ये घर मेरा है, मेरे ये हमारे पुरखों का है, ये हम रखेंगे, क्या ये संभव है? क्या ऐसे कानून था? बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, क्या है, मैं आपको बताऊं कि सपोज क्या कि आज मुझे अपनी जमीन वक्फ देनी है, दान देनी है, तो मैं ये इच्छा जाहिर करूंगा कि मैं अपनी जमीन दान करना चाहता हूं। उसके बाद जो उस इलाके की जो रजिस्ट्री है, बाकायदा मुझे रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। फिर उसमें अधिकारियों का दखल होता है, जो एसडीएम होगा या जो जैसे मान लिया एनडीएमसी है, वो मेरे कागज चेक करेगी कि मैं अपनी जमीन दान कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मैं अपने पड़ोसी की जमीन दान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 100% जमीन हमारी है, और इसको फिर मुझे रजिस्ट्री करनी पड़ेगी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके। तो जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करने जाऊंगा, तो स्वाभाविक है कि मेरे पास नई पेपर होंगे तो वो रजिस्ट्री नहीं होगी। नहीं, ये तो दान का प्रोसेस हुआ। हाँ। पर ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि वक्फ सरकार की तरफ से लगातार डिबेट्स में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है। हाँ, उसका ये कैसे होता है? उसका मैं बताता हूँ। देखिए, क्या है कि जब इस देश में मुगल थे, या जब नवाब थे, जैसे मान ले लखनऊ में नवाबों का शासन रहा, भोपाल में रहा, या जब बड़े बड़े जमींदार थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जमीनें थी, लेकिन उनके पास उस तरह के पेपर्स नहीं थे। उन्होंने वक्फ कर दिया उन जमीनों को। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया बिहार में, तो उस टाइम जो मुस्लिम जमींदार थे, उनको लगा कि जमींदारी उन्मूलन कानून से मेरी जमीनें चली जाएंगी, तो उन्होंने उन जमीनों को वक्फ कर दिया कि हम इसको कब्रिस्तान को देते हैं, मस्जिद को देते हैं। तो उन सब पे वो विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद जो पुराने जैसे नवाब हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा है। जैसे मान लिया 100 मकान बने हुए, किराएदार रह रहे हैं, लेकिन जमीन उनकी है। अब उनको लग रहा है कि भाई ये खाली नहीं हो रही है, तो उन्होंने वक्फ कर दिया कि भाई यहाँ अनाथालय बना लो, या खाली जमीन है उसको कर दिया। तो देखिए, क्या है कि आज़ादी से पहले कि बहुत सी जमीनें हैं जिनके पेपर्स नहीं है। जैसे आज आप मेरे घर का पेपर मांगे मुझसे कि आप 5 पीढ़ी का पेपर लेके आइए, आप अपनी पैतृक जमीन का, तो मेरा ये कहना है कि बहुत से लोग नहीं ला पाएंगे पेपर, क्योंकि आपके पास बहुत से पेपर नहीं होते हैं पुराने जमीनों के। जैसे मान लिया किसी की जमीन 1910 की है, 1850 की है, तो उनके पास नहीं होते हैं। तो ये जो विवाद है, ये उन सब का विवाद चल रहा है कि वो वहां पे सपोज किया कि मदरसा है या कब्रिस्तान है, लेकिन जो कब्रिस्तान वाली जो कमेटी है उसके पास पेपर्स नहीं है। अच्छा, ये बताइए शताब, तो अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ये कहा गया इस नए बिल के पास होने की चर्चा के दौरान संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से कि पुराना जो कानून था 2013 वाला जो अमेंडमेंट आया था मनमोहन सिंह के वक्त में, कि उसमें बहुत पावर दे दिए गए थे वक्फ बोर्ड को, और जो वक्फ बोर्ड तय करते वो अंतिम फैसला होता था, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था, कानून में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां नहीं हो सकती। क्या ये था क्या? नहीं, देखिए, ये नहीं था। देखिए, ये भ्रम फैलाया गया। नहीं, देखिए, सरकार ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ कि ये आधा सच है। जो या तो मुस्लिम संगठन भी जो बोल रहे हैं वो आधा सच बोल रहे हैं। देखिए, पूरा सच क्या है कि केंद्र सरकार ने, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक ट्रिब्यूनल बना था। ट्रिब्यूनल पहले से था, कांग्रेस की सरकार में उसको थोड़ी ताकत दी गई थी। उनका यह कहना था कि जैसे अगर वक्फ की जमीन पे विवाद होता है, तो आपका मुकदमा पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा, और ट्रिब्यूनल के बाद आप ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये था ऑप्शन, ऊपर जाने का पहले भी था, तभी तो केसेस लड़ रहे हैं। आपने पहले भी एक बार मुझे बताया कि भाई इतने केसेस हैं, वो कहाँ से आए हैं।
तो अभी ये सरकार ये कह रही है कि ट्रिब्यूनल तो रहेगा ही, लेकिन आप अपने केसेस सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहले अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं जा सकते थे, आप ट्रिब्यूनल में जाते। तो अब इसमें मुस्लिम संगठनों को लगता है कि अब मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ट्रिब्यूनल है, लेकिन आपने उसको इररिलेवेंट कर दिया। भाई हम कह रहे हैं कि हाँ, सही बात। भाई आप दूसरी जगह भी चले जाओ, तो लोग ट्रिब्यूनल में क्यों जाएंगे, दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। पैरेलल 2 तरह की अदालतें चलेंगी। हाँ, पहले मेरी मर्जी की अदालत जो होगी मैं वहां जाऊंगा। हाँ, मुझे ट्रिब्यूनल सूट करेगा तो मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल में जो जजेस थे उनको भी पूरी पावर थी, उसमें भी जज ही बैठते थे। जज ही बैठते थे, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बैठ जाऊंगा या आप बैठ जाएंगे या कोई और बैठ जाएगा। और ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट भी सरकार ही करती थी। सरकार ही करती थी, वहाँ राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम होती थी। तो इसमें देखिए, मुस्लिम संगठनों को ये लगता है कि एक मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। बहुत से लोग क्या है, अब सिविल कोर्ट का क्या है, लोग तो एक गज जमीन के लिए चले जाते हैं। आज 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं अदालतों में। मैं तो ये भी देख रहा हूँ शादाब, आपकी बात सुनते सुनते, कि ऐसे में हिंदू मुस्लिम विवाद भी बढ़ेंगे। हाँ, ये विवाद बढ़ सकते हैं। मतलब आपस में जो कम्युनिटी में डिफरेंसेस हैं जमीन पे कब्जे को लेकर, ये बढ़ता जाएगा आने वाले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो वक्फ जो है, ये टोटली एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें किसी और का लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉन मुस्लिम उसको वक्फ नहीं करता है। वो क्यों वक्फ करेगा? इक्का दुक्का कोई लाखों करोड़ों में। नहीं, आपने पंजाब का एग्जांपल दिया, हाँ, वहाँ पे दिया है कुछ। हाँ, बहुत कई राजा रजवाड़ों ने भी दिया दिया होगा। लेकिन आप सरकार कह रही है कि आप इसको मतलब आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनिए इसके लिए। देखिए, दूसरी बात ये है कि देखिए वक्फ का क्या है, पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे मान लिया मेरे पास बहुत जमीन है, तो हमने उसको वक्फ कर दिया कि भाई हमारी कोई जमीन एक्स्ट्रा है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि ये जो विप्रो के जो प्रेम जी साहब हैं, इन्होंने भी कुछ वक्फ किया है। अभी लेटेस्ट किया है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि हामिद अंसारी ने भी कुछ वक्फ किया, उनके पास कुछ होगा, उन्होंने वक्फ कर दिया कि चलो भाई हमारी जमीन पे ये बना लो। तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, इसको एक विवाद हम कह सकते हैं कि ये जो मुकदमे हैं उनकी वजह से विवाद। हामिद अंसारी या अजीम प्रेम जी के वक्फ करने पे तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी, नहीं, पर अगर सुमित अवस्थी को करना हो तो होगी। अब मतलब कि आपको 5 साल पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। हाँ, मैंने पढ़ा कि हामिद अंसारी साहब ने किया है, लेकिन आप नहीं कर सकते। हाँ, सरकार ये कह रही है कि आप 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनिए। तो मुझे हिंदुओं को दान देनी पड़ेगी, मुझे मंदिरों में ट्रस्ट में दान देनी पड़ेगी, रादर देन गोइंग टू एनी। हाँ, तो आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों बनेंगे? स्वाभाविक है कि आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे, लेकिन आप चाहे के भी नहीं दे सकते। हाँ, मैं चाह रहा हूँ इस आंकड़े को एक बार दोहरा दिया जाए। हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा होगा, देश में जितनी भी जमीनें हैं उसमें सबसे अधिक जमीन जो कहा जा रहा है वो रेलवे के पास है, करीब 33 लाख एकड़ की। दूसरे नंबर पर भारतीय सेना आती है, 17 लाख एकड़ जमीन उसके पास है। और फिर तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड्स आते हैं, करीब 10 लाख एकड़, माफ करिएगा, जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीनें वक्फ के पास है। अब मेरा इसमें ये, मैं कल डिबेट सुन रहा था राज्यसभा में, मेरे ख्याल से रामगोपाल जी ने कहा और एक और किसी सांसद ने कहा कि सरकार, नहीं, शिवसेना के जो संजय राउत हैं, उन्होंने कहा कि सरकार दरअसल ये जमीनों को बेचना चाहती है। सरकार लेन देन के बेचने के धंधे में आना चाहती है, जमीनें कब्जा करेगी, बेचेगी और पैसे कमाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वक्फ की जमीनें बेची जा सकती हैं इस नए कानून के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं बेची जा सकती हैं। देखिए क्या है, नहीं, जो जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, मान लीजिए डिस्प्यूट में वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया और जो दूसरी पार्टी से मुकदमा जीत गया, फिर तो वो बेच सकता है। हाँ, तब ऐसी स्थिति में बेच सकता है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि सरकार इस कानून में वक्फ बाय यूजर ले आई है। वक्फ बाय यूजर में क्या किया है उन्होंने कि जो पुरानी जो संपत्ति है, चाहे डिस्प्यूटेड हो या अनडिस्प्यूटेड हो। देखिए, डिस्प्यूटेड तो 10-20% है ना, 100% थोड़ी डिस्प्यूटेड है, जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, कितने मुकदमे उतने मुकदमे। भाई जमीनें भी तो ज्यादा हैं, आप ये भी तो देखिए कि जमीनें कितने लाख हैं और मुकदमे कितने पर हैं, तो वो ज्यादा एवरेज नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि वक्फ बाय यूजर लेके आई है, यानी अब ये कानून लागू होने के बाद से जो वक्फ होगा उस पे ये लागू होगा। अच्छा, पुराने पे नहीं होगा। हाँ, पहले थोड़ा सा मुस्लिम संगठनों को ये आशंका थी कि वो पुरानों को भी सरकार लपेट सकती है। ये जेडीयू का अमेंडमेंट यही था, हाँ, जेपीसी में। इसी को माना और इसीलिए नीतीश कुमार सरकार के साथ खड़े रहे, उनकी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू का भी अमेंडमेंट था कि वो अधिकारियों वाला था। हाँ, अधिकारियों वाला था कि आप डीएम को मत दीजिए। देखिए, उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे मान लिया अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है सरकार से, सरकार ये करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो डीएम तो स्वाभाविक है कि वो जो है
सरकार की तरफ से बोलेगा, ऐसा मुस्लिम संगठन कहते हैं कि भाई वो सरकार का पक्ष है, सरकार वो बोलेगा कि भाई ये तो हाँ, हमारी है। obviously। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि चूंकि डीएम के पास सारे पेपर रहते हैं, भाई एसडीएम हो या रेवेन्यू हाँ, डिपार्टमेंट को, बिल्कुल वह एक्सेस कर सकता है, आप या हम तो जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पेपर निकाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब सरकार ने ये कहा है कि डीएम से ऊपर का अधिकारी लगा देंगे, मान लिया वो कमिश्नर को लगा देते हैं या किसी को लगा देते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये डीएम वाली बात जो है ना, ये मुस्लिम संगठनों ने भी ज्यादा उछाली। इससे क्या है, चलिए अब हम करेंगे डीएम नहीं आया, मान लिया कमिश्नर ही आ गया, तो कमिश्नर भी तो वही बोल सकता है अगर आपको फेथ नहीं है। लेकिन फेथ तो आपको रखना पड़ेगा भाई, जो सरकारी अधिकारी हैं अल्टीमेटली आपको उन्हीं पे तो फेथ रखना पड़ता है, या आप अपना केस जुडिशियली में लेके जाते हैं जुडिशरी में, तो आपको फेथ रखना पड़ता है। आप तो ये एक मसला ये है कि देखिए ये बड़ा पेचीदा मसला है, इसको तो आपको ये एक चीज और शादाब मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा पंजाब का एग्जांपल देखिए कि गांव के बाहर मुसलमानों को इसलिए जमीनें वक्फ की गई सरदारों के द्वारा कि वहाँ कब्रिस्तान की जमीनें नहीं थी। तो ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध है क्या, इस 10 लाख एकड़ जो वक्फ की जमीनें है, इसमें कितनों में कब्रिस्तान है, और क्या कब्रिस्तान की जमीनें सरकार बेच पाएगी? अगर क्या कब्रिस्तान की जमीनों पर भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं देश भर में, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है ना कि कब्रिस्तान पे कोई बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना उस पर डिस्प्यूट है। मैं आपको ये भी बताता हूँ डिस्प्यूट क्यों है। देखिए, जो प्राइम लोकेशन पे जो प्रॉपर्टीज है, जैसे लखनऊ मान लीजिए, आप भोपाल देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, हुआ क्या कि जब ये जमीनें वक्फ की गई, सपोज कि वक्फ हो गई कनॉट प्लेस है, या लखनऊ में जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है, लखनऊ का स्टेशन, हाँ, चारबाग या आप हजरतगंज में कोई प्रॉपर्टी है, तो वो अब उस जैसे मान लिया वहाँ मस्जिद तामीर हो गई, बन गई, लेकिन उस मस्जिद को चलाने के लिए क्या करता था, जो मस्जिद की जो कमेटी थी उसने किराएदार वहाँ बसा दिए कि चलिए भाई हमने किराएदार बना दिया, ABC यहाँ किराएदार हैं, वो किराया दे रहे हैं, उस किराए से हम इस मस्जिद का बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, और बाकी खर्चे हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, और जो इमाम है, मुतवल्ली हैं, या जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी दे रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जहाँ जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी, जैसे यहाँ का मैं आपको उदाहरण दूंगा दर्शकों को कि जैसे यहाँ पे आप चांदनी चौक चले जाइए, चांदनी चौक में वक्फ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, और उनमें सब में बड़े बड़े किराएदार हैं, और वो सारे किराएदार करोड़पति अरबपति हैं, क्योंकि वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वो मेन कमर्शियल सेंटर हो गया, और इसमें बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम किराएदार भी हैं जिन्होंने ले लिया। उस टाइम में इतना कोई आज ये सब बातें होती है, पुराने टाइम में तो बातें थी नहीं, लोग दे देते थे किसी को, भाई मेरे बहुत से, मैं दिल्ली आया तो मेरे जो मकान मालिक थे वो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने दे दिया, उनको क्या फर्क था, शादाब रहे या रमेश रहे, उनको किराए से मतलब है। तो जो किराएदार हैं उन्होंने बहुत जगहों पर डिस्प्यूट पैदा किया, वो कोर्ट चले गए कि भाई मैं तो 70 साल से हूँ, मैं तो 80 साल से हूँ, मैं तो 100 साल से हूँ। तो इस तरह के मुकदमों की बाढ़ है। दूसरी बात यह कि जैसे मान लिया हमने वक्फ किया, अब नवाब साहब वक्फ करके चले गए, अब वो वक्फ तो कर गए, पेपर नहीं दे गए अब जो वहां बसा हुआ है वो जो है वो मुकदमा कर रहा है कि भाई ये तो हम यहाँ रह रहे हैं। तो ये मुकदमे जो है वो मुकदमे हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 90% केसेस में यही है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि सरकार ने अब क्या किया है कि एक पोर्टल बना दिया है। सरकार ये कह रही है कि आप 6 महीने के अंदर इस पोर्टल पे वक्फ की जो जमीनें हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, पेपर भी उसमें लगा दीजिए। तो अब ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि भाई हमारे पास तो पेपर बहुत सी जमीनों का है नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो पुरानी जमीनें हैं, कोई वक्फ करके चला गया, नहीं पेपर दे पाया, या पेपर उसके पास भी नहीं था, उसकी थी जमीन, उसने वक्फ कर दिया। तो ये सब भी जो है इशू काफी हैं जिसको लेके जो एड्रेस करना है। सरकार का तर्क ये है कि वो इसको रेगुलर करना चाहती है, जैसे भाई आप बोल रहे हैं कि मेरी है तो आप पेपर लाओ। सरकार का भी एक लॉजिक है, भाई सरकार तो कागज से चलती है, तो वो कहते हैं कि पेपर लाके दो। तो ये जो है बड़ा ये जो ऐसा मसला है ये पेचीदा है, लेकिन देखिए इसमें आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे वक्फ का है, आप आज से पहले जानते थे कि वक्फ क्या है? मतलब जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तभी से जीवन पे कोई फर्क था इससे वक्फ से? तो ये अब ये है, लेकिन अब ये हाईलाइट हो गया, भाई पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल की आपने बात की तो पॉलिटिकली स्पीकिंग, जैसे मैं शुरू में पहले आपके सवाल के जवाब में कहा था शादाब, लग रहा था कि सरकार बैसाखी पे आई है। 1 साल पहले 303 के बदले 240 ही बीजेपी के सांसद जीते, और टीडीपी और जेडीयू की मदद के बगैर चल नहीं सकते हैं। इस 1 साल में इस सरकार ने साबित कर दिया कि हम अपने एजेंडे पर भी कायम है और अपने सहयोगियों को अपने साथ लेकर चलने में भी कामयाब है। बड़ी बात थी राज्यसभा की भी, जिस तरीके से वोटिंग हुई, बीजेडी के सांसदों ने कह दिया कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग करिए। 3 वोट ज्यादा मिले सरकार को वोट ज्यादा मिल गए, तो बीजेडी ने कोई विप इशू नहीं किया, वाईएसआरसीपी ने कोई विप इशू नहीं किया,
तो ये दिखा रहा है कि सरकार के जो मैनेजर्स हैं, सर या तो मैनेजर कह लीजिए आप, अगर हम क्रूड भाषा में अपने अपने पत्रकारिता भाषा में बोले, पर अगर ये भी हो सकता है कि सरकार के जो 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 नीति निर्धारक लोग हैं उनको इस बात का भरोसा रहा हो कि हमने ऐसे नियम कायदे कानून इसमें जोड़े हैं ना इस बिल में, जिससे ये लोग भी उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसके लिए चुनाव 6-7 महीने दूर खड़े हैं बिहार में, वो इनके साथ आ गए, जबकि उनको खूब विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। अगर आप पिछले वीकेंड को याद करें तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नीतीश कुमार चुनाव हार जाएंगे, नीतीश कुमार चुनाव हार जाएंगे, लेकिन पुरजोर दोनों उनके सांसद खड़े हुए दोनों हाउस में, और पूरी तरीके से वकालत की जो भाषण बीजेपी के सांसदों ने दिया इस बिल के समर्थन में, वही जेडीयू के दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू जैसी पार्टी को मैनेज कर लेना कि मुस्लिम वोट बैंक में आपके सेंध नहीं लगेगी, ये बीजेपी की एक बड़ी कामयाबी। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ बिल सरकार लेकर आई है या जो उन्होंने संशोधन किया, आपको लगता है कि क्या चुनावी इसका कोई फायदा सरकार को मिल सकता है? क्योंकि देखिए ये प्योरली मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको लेकिन एक देश में बहस हो गई, एक इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है, तो आपको लगता है कि क्या इससे चुनावी लाभ बीजेपी को कुछ मिलेगा, या लोग कह रहे हैं कि भाई इससे हमारा लेना देना नहीं है? देखो, चुनावी लाभ की पहली परीक्षा बिहार में ही होगी, और बिहार में दो जो सहयोगी है सबसे बड़ा, इनफैक्ट चिराग पासवान भी, दोनों सहयोगी सरकार के साथ खड़े रहे, इस पर एक बार भी उंगली नहीं उठाई उन्होंने। इनफैक्ट जेडीयू का जो संशोधन था वो मान भी लिया गया। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर मैं सरकार को बीजेपी से रिप्लेस कर दूं उस शब्द को कि बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अपने वोट बैंक को और पोलराइज कर दिया है। तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी जो 303 से घट के 240 पे आई है, वो इंक्रीज होगी इससे। और प्लस इसमें जो पसपंदा मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जिसको इस बोर्ड में जगह दी जा रही है, जिनको पूछा नहीं जा रहा था, वो लोग भी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं तो बीजेपी के सहयोगियों के साथ जुड़ेंगे। तो ओवरऑल आई डोंट नो, अब हम कल अज्यूम ही कर सकते हैं, बिहार के नतीजों तक हमको इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए। तो हमने बताया कि वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश की राजनीति तेज है, और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा और जैसे इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी तो वो भी हम लोग दर्शकों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।